नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज एक बार फिर से हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज वर्ग 6 के जियोग्राफी का यह 5वां चैप्टर है और 5वां चैप्टर हमारा है पृथ्वी के परिमंडल। एनसीईआरटी पर हम लोग इतना जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पिछली परीक्षाओं का पैटर्न आप लोगों ने देखा होगा। बीपीएससी 69 अभी हुआ है 30 सितंबर को। प्रश्नों की प्रकृति को देखते हुए आपको एनसीईआरटी का गहन अध्ययन करना बिल्कुल ज़रूरी है अगर आप स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में सफल होना चाहते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या कोई अन्य सिविल सेवा हो या फिर स्नातक स्तरीय अन्य परीक्षाएं हो, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, उसके एप्लीकेशंस को जानना है। तो इसलिए एनसीईआरटी को हम लोगों ने बिल्कुल इनिशियल लेवल पर शुरू किया है, 6ठा 7वां और 8वां, फिर 9th और 10th। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना न भूलें। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी 3 मुख्य परिमंडल है। एक स्थल मंडल जिस पे हम लोग रहते हैं, दूसरा हमारे ऊपर वायुमंडल और तीसरा जलमंडल। 3 परिमंडलों से पृथ्वी घिरा हुआ है और इसीलिए यह एक अनूठा ग्रह है। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। पृथ्वी की सतह जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं उसको हम लोग भूमंडल, और गैस की परतें जो पृथ्वी की चारों तरफ से घेरी हुई है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वायुमंडल, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। और तीसरा जो कि पृथ्वी के सबसे बड़े भाग में जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। इस प्रकार जल की तीनों ही अवस्था, जलमंडल में जल की तीनों अवस्था जैसे कि ठोस, द्रव और गैस है, माने बर्फ, जल और जलवाष्प तीनों ही सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पे स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं और जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूमंडल के बारे में। तो भूमंडल क्या है? पृथ्वी का ठोस भाग है। पृथ्वी के ठोस भाग को ही भूमंडल कहा जाता है। यह भू प्रॉपर्टी जो है चट्टानों और मिट्टियों की पतली परतों से बना है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार 2 भाग में इसको हम लोग बांट करके इसका अलग अलग अध्ययन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम लोग ये पूरे विश्व का मानचित्र यहाँ पे दिया हुआ है। नीला भाग जल को दर्शाता है। सबसे बड़ा जो हमारा महासागर है वो प्रशांत महासागर है, फैला हुआ है, पीछे तक है, मतलब इधर भी है। फिर यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है और ये जो भाग है यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, फिर अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और सबसे छोटा महादेश यहाँ पे यूरोप दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र से 8,848 मीटर ऊंचा है, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। मतलब कि सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट एवरेस्ट का शिखर है वो है, उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पृथ्वी अपने गहराई में लिए हुए है और इसकी गहराई जो अधिकतम गहराई है जो गर्त है वो है 11,022 मीटर, वो है, उसको कहते हैं हम लोग प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना गर्त है। तब कह सकते हैं कि पृथ्वी की गहराई जो है वो सबसे ऊंचे भाग से भी अधिक है। महाद्वीप
पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, इसको हम लोग पहले से जानते हैं, यह साधारण सी बात है, लेकिन एक बार इसको रेडी रिकॉर्डर करना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकल करके आएंगी। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यहाँ पे विश्व के मानचित्र में अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है और देख सकते हैं कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, इसे यूरोप अलग करता है। यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग अलग करता है, इसलिए इस भाग को, संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है, मतलब कि यूरोप और एशिया। यूरोप क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक ब्रिज से होकर के गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र में इसको देख सकते हैं हम लोग। अफ्रीका या एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का सबसे बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र के माध्यम से इसे हम लोग देख भी सकते हैं, पहले से आप लोगों ने देखा भी है, जिससे होकर के कर्क, विषुवत और मकर तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। एशिया का सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, जो कि कहाँ है? अफ्रीका में ही है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र में आप देख सकते हैं और उसमें देख भी सकते हैं कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त, इसकी पोजीशन को आप देख सकते हैं। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिण में एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है कि ऊपर उत्तर की तरफ उत्तर अमेरिका है, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ दक्षिण अमेरिका है। जैसे अब यहाँ इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ये संकरा भाग है, ये जल संधि है, इसी से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग भी करते हैं। तो ये जैसे भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि है, इसे पाक डंबू मध्य कहते हैं, भारत और श्रीलंका को ये अलग करता है। उसी तरह उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करता है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका आता है और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ महासागरों, समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय या द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव का निवास नहीं है। बहुत सारे देशों ने अपने शोध केंद्र खोले हुए, जिसमें कि भारत का भी शोध केंद्र है। इसको नाम याद रखेंगे, मैत्री और भारती। आगे बढ़ते हैं। जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग जल है और सिर्फ 29% भाग में स्थल है। तो जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, जिसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल में स्थित जलवाष्प के रूप में सारी जल को यहाँ पर जलमंडल मिलाकर के कहा जाता है। पृथ्वी पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। सिर्फ 3% भाग है, या 3% से भी थोड़ा सा कम जो भाग है, वो अन्य रूप में पाया जाता है। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है, जैसा कि हम लोग अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। महासागरीय जल जो है हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से
छोटे के क्रम में यहाँ देख सकते हैं पांचों महादेश के बारे में, महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर एवं आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ट्रेंच है, जो कि प्रशांत महासागर में ही स्थित है। अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा इस पर किया भी है। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह अंग्रेजी के एस आकार का है। इसे पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका स्थित है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी कि भारत पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसी तरह दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। इसे अंटार्कटिका महासागर भी पहले कहा जाता था। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर है, उसके बाद उत्तरी ध्रुव के वृत्त पर स्थित है और यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेडिंग जल संधि कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद है वायुमंडल, जो तीसरा हमारा मंडल है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा भूमंडल, फिर जलमंडल। अब देखते हैं तीसरा हमारा खंड, वो है वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल में हम लोगों को सूर्य से कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। वायुमंडल की ऊंचाई कितना है? 1600 किलोमीटर, इसको याद रखेंगे। और वायुमंडल को उसको घटकों, तापमान और अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, सबसे जो निचला परत है वो है क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल है। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल है। उसके बाद है आयन मंडल और आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल। तो पृथ्वी की सतह से लेकर के ये क्षोभ मंडल हो गया, फिर ये हो गया समताप मंडल, ये हो गया मध्य मंडल, ये हो गया आयन मंडल और फिर ये हो गया बहिर्मंडल। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हो, जो कि साफ और सूक्ष्म हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। अब बाकी जो अन्य गैसें हैं सबको मिलाकर लगभग 1% होता है। ऊंचाई के साथ ही वायुमंडल की घनत्व में भी भिन्नता आती है। यह घनत्व जो है समुद्री सतह तल से सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी से घटता जाता है। ठीक है। पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। वायुमंडल पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान क्या होता है? घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से जैवमंडल को, जहाँ के तीनों ही मंडल को कैसे आपस के संबंधित है और दिखलाया गया है। स्थल मंडल है, ये सारी जितनी चीज़ें सब स्थल मंडल का भाग है। फिर ये जलमंडल है और यहाँ वायुमंडल है। तो तीनों मंडल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मंडल आगे बढ़ते हैं। जीवमंडल। जीवमंडल जो है स्थल, जल और हवा तीनों के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ पे जीवन मौजूद है, क्योंकि जीवन के लिए हमें तीनों ही भाग की ज़रूरत होती है। यहाँ जीवों की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारी के आकार में पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं
और ये सारे जीवमंडल से जुड़े होते हैं। तो जीवमंडल में दो तरह के प्राणी पाया जाता है, एक है जंतु जगत और दूसरा है पादप जगत। दो तरह से इन्हें हम लोग विभक्त कर सकते हैं। पृथ्वी के तीनों ही परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए, इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों और नदियों में दूषित पदार्थों को प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह उद्योगों, तापीय विद्युत षड्यंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी जो पदार्थ है वो वायुमंडल को प्रदूषित करता है। अब एक बार जो वायुमंडल प्रदूषित होगा तो उससे तीनों ही परिमंडल जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे देखा पृथ्वी के जो परिमंडल है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिख सकते हैं। 2 महाद्वीप का नाम लिखे जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसी तरह वायुमंडल के विभिन्न परतों का नाम। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को स्थानीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? ये सारे प्रश्नों को उत्तर हम आप आसानी से दे सकते हैं। वैसे ये चैप्टर काफ़ी बेसिक चैप्टर था, इससे बहुत सारी चीज़ों आपको पहले से पता है, लेकिन एक बार इसे ज़रूर देख लेंगे ताकि आपकी याददाश्त जो है वो पूरी तरह से ताज़ी हो जाए और मौलिक जो चीज़ें हैं ये आपके जहन में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। चैनल पे आप लोग हमेशा बने रहें और एनसीईआरटी सीरीज़ का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं।